दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी। और इस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे उसका नाम है एलवीडीटी। एलवीडीटी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोगों को इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है और समझने के लिए वीडियो पूरा देख लें। जो यहां पर मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुन लें, सबको समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। जो एलवीडीटी है, अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इसको डिफाइन किया गया है इसके उपयोग के आधार पर, वो भी मैंने यहां पर लिख दिया है। जो एलवीडीटी है इसका उपयोग किया जाता है डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए या फिर पता करने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में? लीनियर डायरेक्शन में, जैसा इसका नाम रखा गया लीनियर वेरिएबल। एक्चुअल में एलवीडीटी एक डिवाइस होती है। क्या होती है? डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए करते हैं, या कुछ और भी एप्लीकेशन होती है, जैसे यहां पर लिखा प्रेशर हो गया, वेट हो गया, फोर्स हो गया। ये जो एलवीडीटी है इस तरह की दिखती है, जो यहां पर एक एक्चुअल में बनी हुई है। अब इसका उपयोग कहां पर किया जाता है और कैसे डिस्प्लेसमेंट को मेजर करती है, ये तो हम आगे समझने वाले हैं। तो थ्योरी एग्जाम के पर्पज से पूरा समझेंगे इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग। लेकिन कुछ इसकी एप्लीकेशन समझ लेते हैं, उनको आपको ध्यान से सुनना है। आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन ही मैं बताऊंगा। जैसे आपने रोबोटिक्स का नाम सुना होगा, रोबोट बोलते हैं नॉर्मली। या फिर आपने एयरक्राफ्ट में के बारे में भी सुना होगा, सैटेलाइट के बारे में भी सुना होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के नाम भी सुने होंगे, टरबाइंस, हाइड्रोलिक, इस तरह ऑटोमेशन, बहुत सारे नाम सुने होंगे। इन सभी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है, या जिनके मूवमेंट पर नजर रखना जरूरी है। ये बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनके जो हमारे लीनियर डायरेक्शन में, मतलब रैखिक डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं। उनमें हम लोग क्या करते हैं, जो एलवीडीटी इसको सेट कर देते हैं। एलवीडीटी सेट करते थे, इसके साथ यहां पर एक पॉइंट है, इसको सेट कर देते हैं। ये क्या होती है, इस तरह लीनियर डायरेक्शन में आगे पीछे मूव करती है। तो इससे कोई पार्ट जब हटता है या इससे टकरा कर निकलता है तो इसका मूवमेंट आगे पीछे ऐसे ऐसे होता है। तो वह जो मशीन का पार्ट जिसका मूवमेंट होगा यहां से, उस मूवमेंट के कारण ये क्या होगी, ये आगे पीछे होगी। उससे ये पता चल जाएगा, जो इसकी डिस्प्ले होती है वह जो जो हमारा पार्ट्स है वह फिजिकल मूवमेंट कर रहा है, और जो इसके जो वह जो पार्ट्स है वह फिजिकल मूवमेंट करेगा, वह इससे टकराएगा, इसका मूवमेंट आगे पीछे होगा। उससे क्या होगा, जो ये एलवीडीटी है इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में वहां पर बता देता है कि उस पार्ट्स का मूवमेंट क्या हुआ। इस तरह ये क्या करती है, फिजिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके बता देती है। ये तो नॉन नेचुरल आप समझ गए होंगे, आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा ये कैसे काम करती है। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थ्योरी एग्जाम के पर्पज से हम लोगों को समझना है। तो अब चलते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और समझ लेते हैं। तो अब आपको ध्यान से सुनना है, हमें यही डायग्राम थ्योरी एग्जाम में बना के आना, और जैसा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसा ही आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो नहीं आता है तो मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन है, उसके अंदर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी हिंदी इंग्लिश में। तो यदि आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया है तो वहां पर आप अच्छे से पीडीएफ में एक बार पढ़ सकते हैं, जिससे आपको लिखना आ जाएगा। तो सुन लें, यहाँ पर आप सुनकर भी समझ के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एक प्राइमरी क्वाइल होती है। जैसे यहाँ लगा प्राथमिक कुंडली, हम लिख देते हैं प्राइमरी क्वाइल। क्या होती है? प्राइमरी क्वाइल होती है। और हमारे पास दो जो यहां पर लिखा है सेकेंडरी कॉइल होती है, S1 S2। कौन सी होती है? सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल्स कौन सी? S1 एंड S2। और P क्या हो गई, हमारी प्राइमरी कॉइल हो गई। इसके बाद ध्यान से समझने की बात, जो इसमें टर्न जो देखा है, टर्न 1 2 3 4 1 2 3, इसे बोलते हैं टर्न।
वाइंडिंग रहती है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जो हमारी दोनों कुंडली हैं S1 और S2, जो हमारी सॉरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल्स हैं, इनमें जो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं, और ये दोनों सीरीज में कनेक्ट रहती है। कैसे रहती है? सीरीज में कनेक्ट रहती है। ये भी बात आप समझ चुके हैं। अब यहां पर क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ये लिखा सॉफ्ट आयरन कोर। ये इन जो कुंडली इनके सेंटर में क्या रहती है, प्लेस्ड रहती है। यहां पर आप देखेंगे सॉफ्ट आयरन कोर है, हम इसको बोलते हैं, ये क्या रहती है, प्लेस्ड रहती है। और यही क्या डिस्प्लेसमेंट, मतलब इधर जो यहाँ पर जैसे एरो मैंने बना दिया, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये आगे पीछे घूम होगी, मतलब इधर भी जाएगी, इधर की ओर भी जाएगी और इधर की ओर भी जाएगी। ये डिपेंड करता है जब इससे हम कोई पार्ट्स टकराते हैं, तो ये जो है इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, जैसा यहाँ पर ये प्लेस्ड है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है इस सर्किट डायग्राम, कौन सा डायग्राम, सर्किट डायग्राम बोलते हैं इसको, सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम बना, एक कट दिखाया गया, ऐसे मान लो इसको हम बीच में से कट कर दें तो ये दिखने लगेगा। अब जो यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिख रहा है, इसका अगर फॉर्म देखें किस फॉर्म में रहती है, तो यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा होगा इस सिलिंड्रिकल फॉर्म में पूरा बना रहता है। कैसा बना रहता है? सिलिंड्रिकल फॉर्म में बना रहता है। तो इस सिलिंड्रिकल फॉर्म में पूरा रहता है। यहाँ पर एक पूरा डायग्राम थ्योरी एग्जाम के पर्पज से दिखाया गया कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पर हम देखें इसको कट डायग्राम में, तो बीच बीच में क्या सॉफ्ट आयरन कोर हो गई है, इधर क्या हो गई S1 लगा दिया, इधर क्या S2, मतलब और इधर भी ये क्या है हमारी S1 है, और ये क्या है हमारी S2 है। ये क्या है हमारी सेकेंडरी कॉइल है, ये क्या हो गई P हमारी प्राइमरी कॉइल हो गई। अब प्राइमरी कॉइल है उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा अल्टरनेटर करंट है AC, इससे हम क्या करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं या जोड़ देते हैं। जब इसको हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे किसको, इस कॉइल को, तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी। क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मतलब क्या होगा, हमारा वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। या ऐसा कह सकते हैं जो हमारी यहां पर S1 और S2 सेकेंडरी कॉइल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, इन दोनों के अंदर वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों कैसे लगी है, सीरीज में लगी है। सीरीज में लगी होने का मतलब होता है इनके अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वह जो इक्वल वोल्टेज होगा वह इनके डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे कि मैं जो आउटपुट वोल्टेज होगा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूं, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वह इन दोनों की डिफरेंस के बराबर होगा। डिफरेंस मतलब बोले ES1 माइनस ES2, ये क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर हमारा आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न होगा। अब ये यहां पर जो ES1 लिखा, ES2, इसका भी कंसेप्ट समझ लें। अब ये क्या होता है, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किधर की ओर ज्यादा वोल्टेज हमारा उत्पन्न होगा। तो इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं। ये हमारी सॉफ्ट आयरन कोर है। अगर वर्किंग में हम समझें तो इसको क्या हमारी पावर सप्लाई की जाएगी। जब पावर सप्लाई की जाएगी तो क्या होगा, जो हमारी कुंडली है इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्या होगी, मैग्नेट फील्ड जनरेट होगी। उसके कारण क्या होगा, ये जो हमारी कुंडली है इसके अंदर क्या हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, मतलब वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। अगर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, एकदम सेंटर में है, कहाँ एकदम सेंटर में है, तो इसका क्या होगा, इनके अंदर कोई भी मतलब वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा। ES1 मतलब और जो हमारे जो है दिख रहा है ES1 और ES2 क्या होगा, बिल्कुल इक्वल में होंगे, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। रीडिंग कैसी दिखाएगी हमारी, जीरो दिखाएगी, क्योंकि दोनों यहाँ पर दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज हमारा इसके अंदर कितना दिखाएगा, जीरो दिखाएगा। मतलब कोई जीरो का मतलब है कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब जो रीडिंग दिखाई जाएगी वही मतलब होता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब जब ये सेंटर की पोजीशन में है, मतलब इसकी P के बिल्कुल पोजीशन में यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे, ये रीडिंग हमारा क्या दिखाएगा, जीरो दिखाएगा, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा तो क्या होगा, जब सेंटर में होगा तो जितना S1 के अंदर होगा उतना ही वोल्टेज इंड्यूस S2 के अंदर होगा। जब दोनों इक्वल होंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो आउटपुट वोल्टेज है दोनों इस सीरीज में कनेक्ट है, दोनों के जो वोल्टेज जो हमारा करंट है वो या वोल्टेज है उसके डिफरेंस के बराबर होता है। तो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो वोल्टेज कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
अब मैंने मान लिया ये क्या है, इधर की ओर खिसक रहा है, क्या है ये, जब मैंने इससे कोई पार्ट्स टकराया तो ये खिसक गया, मान लिया मैंने इधर की ओर खिसक गया, इधर की ओर खिसकेगा तो जो हमारा S1 है इसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा और इसके अंदर कम होगा। कहने का मतलब जिधर डायरेक्शन में सॉफ्ट आयरन कोर मूव कर देती है, मूव होती है, उसी डायरेक्शन में वोल्टेज ज्यादा होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कम होता है। मतलब इधर की ओर मूव करी तो इसमें वोल्टेज ज्यादा होगा इस S1 कॉइल में, और S2 कॉइल में कम होगा। ये भी बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारी ज्यादा होगी और ये हमारी क्या होगी, इसके अंदर वोल्टेज कम होगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर इसके अंदर वोल्टेज ज्यादा हो रहा है तो इसके अंदर वोल्टेज कम है, तो हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ज्यादा का मतलब अगर एग्जाम्पल समझ लें, इसके अंदर मतलब 50 वोल्ट है, इसके अंदर मैंने मान लिया 20 वोल्ट है, तो हमारा लगभग कितना आएगा, 30 वोल्ट आएगा, जिसका मतलब है ये पॉजिटिव आएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं अगर इधर की ओर, मतलब ये हमारा होता है राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर अगर ये सॉफ्ट कोर आयरन का मूवमेंट हो रहा है तो हमारा कैसा आउटपुट आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये डायरेक्शन भी बता देता है, डायरेक्शन किधर की ओर मूवमेंट हो रहा है। तो पॉजिटिव अगर रिजल्ट आ रहा है हमारे पास तो हम लोग समझ जाएंगे पॉजिटिव रिजल्ट देख के कि लेफ्ट हैंड साइड की ओर हमारा ये जो हमारी सॉफ्ट कोर आयरन है उसका मूवमेंट हुआ है। इसी तरह अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर इधर की ओर मूवमेंट कर रही है, राइट की ओर मूवमेंट कर रही, तो जो हमारा वोल्टेज होगा वो S2 के अंदर ज्यादा होगा और S1 के अंदर कम होगा। तो अगर S2 के अंदर ज्यादा होगा, यहां पर देखते हैं, अगर S2 के अंदर ज्यादा हो गया तो जो हमारा आउटपुट आएगा, अगर ES1 मान लिया मैंने कम है, क्योंकि जब S2 की ओर मूवमेंट हो रहा है तो इधर ज्यादा वोल्टेज होगा, इधर कम होगा। तो इधर कम है तो अगर इसको मैं अपोजिट कर देता हूं तो कम वाला इधर आएगा और हमारा माइनस लगा है बीच में, इधर ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा वोल्टेज कैसा होगा, -30 आ जाएगा, मतलब कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। जिसका मतलब है कि हमारा जो मूवमेंट हुआ है वह किसमें, राइट हैंड डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो इससे डायरेक्शन भी पता कर देते हैं। अब जो यहाँ पर जो हमने वोल्टेज दिखाया ए वाला, ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये डिजिटली पूरा है। तो ये क्या करेगा, जो यहाँ मैंने बताया था जब ये बीच की पोजीशन में तो 0 दिखा रहा था, ये मूवमेंट होगा इधर या इधर, उसी तरह क्या करेगा, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बनी जाती है उसके मूवमेंट को बता देगा। जो भी यहाँ पर मूवमेंट बताया गया है, या कह सकते हैं जो वोल्टेज बताई गई है, वही उतनी वैल्यू हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। क्या वो वही वैल्यू क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। उसी से हम समझ जाएंगे कि जो mm में है, जिसमें भी ये सेट की हुई है, इंच में जिसमें भी सेटिंग होती होगी, है प्रैक्टिकली तो मैंने चलाया नहीं, लेकिन जिस भी यूनिट में सेट है उसी जो वोल्टेज दिखाएगा एक्चुअल में, उसी वोल्टेज को हम क्या समझेंगे, ये क्या दिखा रही, उतना ही मूवमेंट हमारे पार्ट्स ने किया हुआ है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज दिखा रहा है वही आउटपुट वोल्टेज क्या हमारी रीडिंग है। इस तरह हम कह सकते हैं जो हमारे पार्ट्स के फिजिकल मूवमेंट को या डिस्प्लेसमेंट को ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको बताता है। तो ये आप समझ गए होंगे। बकाया बहुत सारी डिटेल्स में थ्योरी किस तरह आपको लिखना है हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, खासकर एडवांटेज, डिसएडवांटेज और हमारी एप्लीकेशन, ये सब कुछ मैंने लिख दिया पीडीएफ में। एक बार जरूर उस पीडीएफ को पढ़ें, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो हमारा नंबर भी वैसे सब लोगों के पास रहता, मैं एक बार और बता देता हूं, इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आज का टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन लिखना, कैसे वर्किंग लिखना। और जब थ्योरी पढ़ते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन अभी आपने वीडियो देख लिया, अब थ्योरी पढ़ेंगे तो अच्छी समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।